फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मानव अधिकारों का हनन होता है तो वह मानव अधिकार आयोग के तहत जाके अपनी याचिका दायर कर सकता है, जिसकी सहायता से उसको पूरा का पूरा मानव अधिकार वापस मिलेगा। हक है, अगर किसी व्यक्ति को उसके परिवार से के सुख सुविधाओं से वंचित रखा जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो इसके अधिकारों का हनन है। आज भी समाज में हमारे कई उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जहाँ पर इन अधिकारों का हनन हो रहा है, जैसे कि एक सास द्वारा अपनी बहू को दहेज के लिए पीड़ित करना और दहेज न मिलने पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाना, या फिर किसी लड़की की जगह लड़की होने पर उसे उसके अधिकारों से वंचित रखना। और कुशलता के अनुसार अपना रोजगार चुनने का अधिकार है, और इस अधिकार के तहत देश और प्रदेश की सरकारें अपने नागरिकों को रोजगार प्रदान करती हैं अथवा उन्हें बेरोजगार से रोजगार बनने में भी उनकी सहायता करती हैं। स्वरोजगार की योजनाएं भी इसीलिए लागू की गई हैं ताकि कोई व्यक्ति या उनका परिवार भूखा ना रहे, वह बेरोजगारी भत्ता और सरकार की आदि सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। हर एक आम नागरिक के पास होते हैं। यह अधिकार भारत के संविधान द्वारा लागू किए हुए वो अधिकार है जो हर आम आदमी के पास होते हैं। इसके तहत हर आम आदमी अपना नेता खुद चुन सकता है, हटा सकता है। यही नहीं, वह एक राजनीतिक दल चुनकर खुद भी खड़ा हो सकता है। संपत्ति के अधिकार के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि संपत्ति का अधिकार वो अधिकार होता है जो हर आदमी एक ईमानदारी से कमाया हुआ धन सभी का समान होता है। तो हमारे हिंदी हमारी मातृभाषा है और उसके लिए हिंदी को सुनाते हैं तो हिंदी भूलना ये एक बड़ा असहज और एक कभी कभार अगर गौर से मनन किया जाए तो बड़ा चिंतनीय विषय है। आखिर ऐसी क्या बात है, हिंदी दिवस क्यों मनाया है, हिंदी गौरव दिवस क्यों नहीं मनाया है, हिंदी समृद्धि दिवस क्यों नहीं मनाया है, बहुत सारे सब पूछ सकते हैं। इसमें हम आगे चर्चा करें। तो मेरा इतना कहना है कि इसका एक स्वरूप चेंज होना चाहिए। हमारे यहाँ मथुरा में काफी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, उसमें एक समिति होती है, उसको बोलते हैं राजभाषा। मानवाधिकार, पत्रकारों के ऊपर जो सम्मान समारोह रखा गया और हिंदी, आप अगर इन तीनों को एक साथ मिला करके देखें तो तीनों की आपको एक साथ जुड़े हुए दिखाई देंगे। हम बात करें हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम मनाते हैं, हम आज के दिन हिंदी भाषा का महत्व जानते हैं और साथ ही साथ मानते हैं हिंदी कितनी महत्वपूर्ण हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है। लेकिन तब बड़ी दिक्कत होती है, बड़ी कोफ्त होती है जब हम अपने जो हमारे जो एक संसद चल रहा है उसमें तमाम वर्गों के नेता बैठे हैं, जिससे आप सभी वाकिफ होंगे। किसी मुद्दे पर जब वो मीडिया के सामने आते हैं, पत्रकारों के सामने आते हैं, तो पता नहीं क्यों वो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उनके सामने न्यूज चैनल होते हैं वो हिंदी के होते हैं, जो अखबार के पत्रकार होते हैं वो हिंदी के होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसमें बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं कि उन्हें इंग्लिश में जवाब दिया जाए। ठीक है, आप अंग्रेजी में जवाब दीजिए, लेकिन कम से कम 90% आप हिंदी का इस्तेमाल कीजिए, 10% आप अंग्रेजी का इस्तेमाल कीजिए, तब हम सहमत हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमने आपने इसको चुना, हमने आपने इसको तय किया, संविधान ने इसको लागू किया। चलिए मान भी लेते हैं आप अंग्रेजी में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। फिर अगर बात आती है, अगर हम अगले मुद्दे की ओर ध्यान दें, मानवाधिकार, तो मानवाधिकार की अगर हम बात करें तो मानवाधिकार आज के समय में एक ऐसा मुद्दा बन गया है जो वर्गों में बट गया है। एक बंदा जो कि एक राजनीतिक रसूख रखता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करना चाहूंगा, जो राजनीतिक रसूख रखता है, जैसे कि लिंक काफी उन्नत होते हैं, वो कुछ भी करे उसको पुलिस गिरफ्तार करने का 15 दिन लगा देती है। वहीं कोई गरीब किसी मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति किसी कार्य में लिप्त पाया जाए तो शक के आधार पर उसे तुरंत उठा लिया जाता है। ये हमारे देश की आज स्थिति बनी हुई है। कुछ वर्गों में देश भटका रह गया है। मुझे नहीं लगता गांधी जी ने, नेहरू जी ने ऐसे देश की कल्पना की थी। युवा मेरे सामने बैठे हैं, इन युवाओं को ही सोचना है, युवाओं को भी करना है, शुरुआत कहीं से करनी है, जो डिपेंड आप पर करता है शुरुआत कब और कहां से करनी है। बस इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात में खत्म करना चाहूंगा। जितनी हमारे पास समय बहुत कम है, समय की भूमिका को हमें ध्यान रखना है और मार्गदर्शन करना है। तो न्यून समय में हमारी से अधिक बात करने की कोशिश करेंगे और
ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन अपने देश के भावी कर्णधारों का हमें करना है। मैं अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बच्चों का हनन करे, वो हतोत्साहित हो और जो मानव अधिकार को ईमानदारी से पालन करवाए वो प्रोत्साहन करे उनको। बस इतना ही। हिंदी दिवस के अवसर पर उसको अपने जीवन विचारों द्वारा, अपने शेर, अपनी कविता के पंक्तियों के द्वारा जीवंत कर दिया। मैं उस सबका स्वागत करता हूँ। समय बहुत कम है और हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय मनोज शर्मा जी अभी बैठे हुए हैं, उनको सुनना शेष है। तो केवल 2 पंक्ति बोलना चाहूँगा, बोलने की बहुत इच्छा है और खासतौर पर सबसे पहले मैं अपने प्यारे बातों को कह देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी पर चर्चा करके भारत का शुक्र। आज का दिन राष्ट्र भाषा के व्याख्या का दिन है। भारतीय भाषाओं में माँ भारती के गान बने और इस दिन मैं बहुत बहुत शुभकामना व्यक्त करता हूँ। इतना सुंदर लड़कों का यहाँ समायोजन किया गया है। राष्ट्रभाषा से देश प्रारंभ में कहनी चाहिए थी, लेकिन बात में रह गया कि रोटरी क्लब, इंटरनेशनल रोटरी क्लब की तरह से मैं इस इंटरनेशनल अरबंदो आश्रम का हृदय से स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। इन्हीं बात के साथ मेरे ऐसे बड़े भाई जिनका स्मरण ही मुझे गौरव से भर देता है। अमरनाथ के आश्रम के संचालक आदरणीय श्री अनिल वाजपेयी जी और वृंदावन धाम में श्री अरविंद का केंद्र चलाने वाले हमारे भाई बड़े श्री गोवर्धन लाल जी और इस सुंदर कार्यक्रम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर करण सिंह की जब पीएचडी हुई तो उसकी आई हुई थी और बंगाल के आंदोलन की जो दार्शनिक प्रेरणा है वो श्री अरविंद की लेखनी से निर्जर होती थी। और आगे पंडित नेहरू ने कहा कि उन्होंने जिस राजनीतिक आधार, जिस एक मंच का, जिस एक आधारशिला का निर्माण किया अपनी बौद्धिकता से, अपने लेखन से, उसी के ऊपर बात में महात्मा गांधी ने, बापू ने एक इतना सुंदर आंदोलन खड़ा किया जिससे माँ भारती गुलामी की जंजीरों से बाहर आ सकी। अगले हैं अमित कुमार। आमंत्रित कर रहा हूँ श्री गांधा जी की कृपया मंच पर बताएं। और गांधा दिवाकर सिंह उस पर बैठे अमरनाथ आश्रम से आए हुए अनिल वाजपेयी जी, मथुरा धाम से उठकर आधुनिक शिक्षा आज के कार्यक्रम में पढ़ाने वाले अन्य अतिथि रमनलाल श्रावण पब्लिक स्कूल के शिक्षाविद, मेरे साथी अध्यापक,
हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मथुरा के रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कि आप देख सकते हैं पत्रकारों को भी सम्मान दिया गया। कई बात निकल करके आई कि मानवाधिकार जो हनन है उसमें कई ऐसे चेंजेस होने चाहिए, जैसे कि दिल्ली घटना को लेकर के कहा गया, उसमें जो दोषी थे उनको सजा मौत मांगी गई, उसमें भी काफी समय लगा दिया गया। तो आज के समय में जो बदलाव है, इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? आखिर हमारी संस्कृति में हमारे अंदर कहाँ बदलाव आ रहा है, हम किस ओर जा रहे हैं? ये संक्रमण का काल है। संक्रमण के काल में एक अच्छी व्यवस्था, एक अच्छी सुदृढ़ न्याय व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था आने को तैयार है। हमें उसके लिए अपने को तैयार करना है। सर, आपसे जान लेते हैं, जो आज आपने विषय की बात की, आपने कहा हमको कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो कर्तव्यों की अगर हम बात करें तो आज मनुष्य के जो कर्तव्य हैं, जो नैतिक कर्तव्य हैं, उसको भी मनुष्य कहीं हद तक होता जा रहा है। आज की भागम भाग में, आज की जो ग्लैमर की दुनिया है, ग्लोबलाइजेशन हावी होता जा रहा है, आधुनिकीकरण हावी होता जा रहा है। तो कहाँ हम भटक रहे हैं, कहाँ हम दिक्कत आ रही है, कहाँ हम इसमें अपने आप को ठीक कर सकते हैं? वर्तमान समय में मानव जाति ने जो विकास किया है, वो विगत में किए गए सारे विकास के क्रम को यदि जोड़ दिया जाए तो उससे पिछले कुछ समय में विकास बहुत अधिक हुआ है। लेकिन चूंकि ये विकास एक तरफा हुआ, ये विकास बाहरी हुआ, मनुष्य की भीतर की चेतना में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। सर, एक आंकड़ा उठा करके देखें, अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हमारे देश में हर तीसरी महिला घरेलू हिंसा का शिकार है। जो भ्रूण हत्या के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम बात करें मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ साथ जो और वेल एजुकेटेड फैमिलीज हैं, जो वाकई में रिच फैमिली भी मानी जाती हैं, वो भी इन चीज़ों में विश्वास रखती हैं। लड़का ही होना चाहिए, पहला जो बच्चा है वो भी लड़का होना चाहिए। लड़कियों के प्रति ऐसी एक असमानता हमारे समाज में दिखाई दे रही है। इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं? देखिए, जैसा मैंने अभी निवेदन किया, व्यक्ति के भीतर की अहंकारमयी जो चेतना है वो सबसे पहले जो उसके पास है उसे नहीं छोड़ना चाहती, और फिर वो पाशविकता के हद तक जाने के लिए तैयार रहती है। और उस कारण से जो अपने अधिकार मांगते हैं, चाहे हमारी बहनें हों चाहे माताएं हों, और जिनके हाथ में अधिकार है वो नहीं देना चाहते। और अगर उनकी बात मौखिक नहीं मानी जाती है तो फिर वो हाथापाई पे आमादा होते हैं, जो बहुत दुखद है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अमरनाथ विद्या आश्रम के संचालक श्री अनिल वाजपेयी जी। आइए इनसे जानते हैं। सर, जो आज छात्रों की अगर हम बात करें, एक समय था गुरु द्रोणाचार्य जी के लिए एकलव्य अंगूठा काट के दे दिया करता था, और जो आज का समय है, जो गुरु और शिक्षक के बीच में नैतिक मूल्यों का लगातार पतन होता जा रहा है। आए दिन हमारे सामने ऐसे केस सामने आते हैं। आखिर कहाँ कमी आ रही है, कहाँ हम पीछे होते जा रहे हैं, कहाँ छात्रों के अंदर ऐसी अरुचि पैदा हो रही है? इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे देश में किसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास नहीं हुआ। हमारे देश की जो शिक्षा प्रणाली है वो अधकचरी शिक्षा प्रणाली हो गई, और हम अपनी जड़ें, हमने अपनी संस्कृति को हम भूल गए। श्री अरविंद ने लगातार ये कहा है कि हमने क्योंकि चिंतन करना छोड़ दिया। भारत का जो सर्वश्रेष्ठ वैभव था, उसका जो धन था, वो उसकी चिंतन शक्ति, तप, तपस्या, साधना। हम इस क्षेत्र से तो पीछे हट गए। श्री अरविंद एक जगह और कहते हैं कि भौतिक रूप से तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से तुम बहुत सबल हो। तो वो एक जो कमी है कि हमने अपने अंतर की तरफ दिखना बंद कर दिया, वह जगत की तरफ देखा, तो जो खोखलापन समाज में आया है वो शिक्षा में भी परिलक्षित हो रहा है, और यही पतन का कारण है। तो एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, जैसा श्री अरविंद ने लिखा, वही हमारे देश में शिक्षा के विकास में सहायक होगा। सर, देखा ही जाता है, एक सबसे मेन इसमें अगर सर्वे की हम बात करें, निकल करके आती है, जो आज शिक्षक हैं उन्होंने शिक्षा को एक व्यवसायीकरण का रूप दे दिया, और व्यवसायीकरण इतना हावी होता जा रहा। बच्चा एक ट्यूशन में जाकर के 1000 रुपये फीस दे देता, फिर बच्चा सोचता है नहीं, ये शिक्षक अब मेरे से क्लास के अंदर कुछ भी नहीं कह सकता। ये एक सच्चाई है जो कि हम और आप नहीं झुठला सकते। इसको दूर करने के लिए तमाम जो शिक्षण संस्थाएं हैं क्या कदम उठा रही हैं, क्या उनको आगे आके इसमें पहल करना चाहिए? मैं तो इसमें यह कहूँगा कि सभी शिक्षा संस्थाओं को श्री अरविंद और श्री माँ की शिक्षा दर्शन को अपनाना चाहिए। श्री अरविंद ने जो उनकी ऑन एजुकेशन पुस्तक है, उसमें पहला सेंटेंस लिखा है, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रू एजुकेशन दैट नथिंग कैन बी टॉट। फिर वो आगे बाद में लिखते हैं कि एक टीचर कैन बी ए हेल्पर। तो एक शिक्षक एक सहायक हो सकता है, एक गाइड करने वाला हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन अपने आप को बच्चों के ऊपर ये नव आत्माएं हैं, ये अपने आप सृजित हो रही हैं। वो पुरानी शैली को नहीं अपनाते कि कच्चा घड़ा है जिसको जो चाहो वो रूप तुम दे दो। वो चाहते हैं कि बच्चों के लिए जो शिक्षक की भूमिका हो वो एक गाइड के रूप में हो। वो तो आत्माएं स्वयं विकसित हो ही रही हैं। तो ये चेतना का प्रश्न है। हमने अपनी शिक्षा को क्योंकि चेतना विहीन कर दिया है, इसलिए आज ये सारी समस्याएं शिक्षक के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में ये सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर हम उस दिशा की ओर मुड़ेंगे जो श्री अरविंद ने कहा, तो इस सब पे हल हमारे पास मौजूद है। सर, अगर हम आपसे जाने, यहाँ पर हिंदी दिवस की लगातार बात की गई,
हमारे देश में देखा जा रहा है जो हमारे नेता हैं, चाहे नेता विपक्ष की बात करें या नेता हम पक्ष की बात करें, सभी नेता की कैटेगरी में दिखाई देते हैं। इंग्लिश सिर्फ वही नहीं बोलते हैं जिनको कि इंग्लिश आती नहीं है, कुछ चुनिंदा नेता हैं। तो जो हिंदी की जो हमारे देश की लोकप्रियता है, जो राष्ट्रीय भाषा है, ये लगातार धीरे धीरे जो युवा पीढ़ी है ये भी खोती जा रही है। हम लोग हिंदी बोलने में अपनी एक बेइज्जती महसूस करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? एक समाज के अंदर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है, जो बड़ी सोसाइटी के लोग हैं वो अनुभव करते हैं कि आपस में अगर अंग्रेजी बोलेंगे तो वो बड़े महान रहेंगे। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है कि हिंदी बोलना हम लोगों को बहुत निम्न स्तर का माना जाता है, इसलिए ये बात हो रही है। वैसे हिंदी का आप देखिए 80% हिंदुस्तान में हिंदी बोलते हैं। अभी वर्ल्ड का जो सर्वे आया है उसमें भी विदेशों में हिंदी की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन हमारे देश में पता नहीं हो किस कारण से इंग्लिश को आगे बढ़ाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। अगर आपसे हम बात करें, आप इस कॉलेज की संचालिका हैं, बखूबी आप इसको बड़ा अच्छा आगे चला रही हैं। कुछ स्कूलों की बात की जाए जो कि अंग्रेजी माध्यम के माने जाते हैं, आपका भी अंग्रेजी माध्यम का माना जाता है, वहां पर एक बात निकल करके आती जो कि सच्चाई है, वहां पर इंग्लिश बोलने पर हिंदी बोलने पर फाइन लगा दिया जाता है। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा, हमारे देश में ही वो स्कूल, हमारे देश के ही वो बच्चे, और वो अगर हिंदी और राष्ट्रीय भाषा का वहां इस्तेमाल करते हैं तो उन पर फाइन लगा दिया जाता है। इसको आप कहां तक उचित पाएंगे? फाइन लगाना ठीक नहीं है, पर क्या दूसरी भाषा सीखना कोई गुनाह है? नहीं। मैं इसलिए कहती हूँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी सर्वस्व प्रिय भाषा है, पर अंग्रेजी सीखना हमारी ज़रूरत है। इसलिए कि जो हायर स्टडीज़ हैं, आप आज भी देख लीजिए, कंप्यूटर शिक्षा उन्होंने हिंदी में शुरू की बट वो फेल हो गई। जितने भी हमारी टेक्निकल एजुकेशन है, कुछ भी ले लीजिए, सब इंग्लिश भाषा में ही पढ़ाई जाती है। तो एक बच्चा अगर केवल हिंदी पढ़ता है 12वीं कक्षा तक और उसके बाद उसको अपना मीडियम चेंज करना पड़ता है, तो उसके लिए आगे शिक्षा ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं तो ये सोचती हूँ कि हमें हिंदी पे भी बहुत कंट्रोल होना चाहिए और हमें इंग्लिश भाषा भी ज़रूर आनी चाहिए। इंग्लिश भाषा के लिए हमारे हिंदुस्तान, हमारे इंडियंस पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं कि वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। तो ये हमारा अपना ही गुण है कि हम सब भाषाएं सीख सकते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि इंग्लिश सीखने में कोई हर्जा नहीं। हमारे साथ हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर, पावन पर्व पर शिवदत्त चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। आप सर बताइए क्या महत्व है इसका, क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आज के इस महत्व के बारे में? वैसे तो हिंदी एक ऐसा नाम है जो हम और आप सभी बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ इसके अस्तित्व पर और इसके जो शुरुआत हुई वहाँ पर अगर आप प्रकाश डालना चाहें तो। दरअसल बात जब हिंदी की आती है तो हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हिंदी दिवस किस रूप में मनाया जाए, क्योंकि हिंदी को हम जहां अपनी मातृभाषा कहते हैं, जहां राष्ट्रभाषा कहते हैं, वहीं हिंदी को इस तरह छोड़ देते हैं जैसे अपने घर में बीमार बूढ़ी माँ को छोड़ दिया जाता है। और इंग्लिश के प्रति हमारा जो रुझान होता है वो ऐसा होता है जैसे एक नवविवाहिता दुल्हन की तरफ आदमी का रुझान होता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है हमारे देश में लोग हिंदी से जुड़ना नहीं चाहते, जबकि आज ये सत्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी भाषा हिंदी है। मैं इसके बारे में यही बताना चाहूंगी कि कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश में तो हिंदी लगभग सभी लोग महत्व उसका समझते हैं और बोलते भी हैं, इस विद्यालयों में भी पढ़ते हैं, पूरा महत्व है उसका। और जहाँ तक अपने विद्यालय से संबंधित है, ये 12th क्लास के लिए अगर ये ऑप्शन पेपर है, कंप्यूटर के युग में भी बच्चे से ज़्यादा हिंदी पढ़ने के इच्छुक हैं। और अगर हमारी किसी भी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं तो कम से कम 35 विद्यार्थी हिंदी लेने के लिए उत्सुक रहते हैं और अच्छा योगदान दे रहे हैं। हमारी परंपराएं एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारा पंथ एक है और हमारी मंजिल भी एक है। तो हिंदी के लिए सिर्फ मेरा यही कहना होगा। हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद है जिन्होंने अभी आपने देखा हमारी स्क्रीन पर जो डिबेट में भाग लिया। आइए बात करते हैं, क्या आपने कार्यक्रम किया, क्या क्यों किया और क्या महत्व है इसका? जी, हमने मानव अधिकार के लिए, अपने देश को जागरूक करने के लिए, मानव अधिकार के लिए, देश को जागरूक करने के लिए कि हमारे यहाँ क्या अपराध हो रहे हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कि उन्हें किस तरीके से अपराधों के खिलाफ लड़ा जा सकता है और इन अपराधों को बढ़ावा देने के वाले नेता जो हैं उन्हें कैसे रोका जा सकता है। आपने अपने विचार पक्ष में रखे, विपक्ष में रखे? जी देखिए, ये कहना मैं महत्व नहीं देता कि मैंने विचार में रखे या नहीं रखे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आज मानव अधिकारों की क्रांति जो हमने छेड़ी है वो सब में जरूर पहुंचेगी और आप हमारी भावनाओं को जरूर समझेंगे। कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ सिस्टम में कमी आ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, सिस्टम पूरा का पूरा ही भ्रष्ट है।
अगर एक जगह पे कहीं कमी हो तो हम चलो कहते भी हैं कि यहाँ पर कमी आ रही है, पर हमारा ऊपर से नीचे तक ही पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। तो हमें इस पूरे सिस्टम को ही बदलने की जरूरत है। अगर हम इस सिस्टम को ही बदलेंगे तभी ये देश सुख और शांति से यहाँ के लोग जी सकेंगे। कुछ पॉजिटिव बातें ऐसी आपको लगती हैं जो कि आप बताना चाहें हमारे देश की, जो कि हमको एक महसूस होना चाहिए, कुछ आशावादी बातें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे अंदर एक ऐसी भावना होनी चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें और दूसरों को सही रास्ता दे सकें। ये नहीं होना चाहिए कि आज हम देख रहे हैं दुराचार पर दुराचार हो रहे हैं, सरकार देखती रहती है, मनुष्य देखता रहता है, लेकिन उसके लिए आगे बढ़कर कोई नहीं आता। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमें जी देखना चाहिए। आप आगे आएंगे या मैं आगे आऊँगा, मेरे साथ, मैं तो चाहूँगा मेरे साथ मेरे सहपाठी भी साथ आएं।